कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। हम लोग ने जब लास्ट टाइम एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो पोर्शन देखा था उसमें आजकल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू देख रहे हैं। उसके एमसीक्यू का मतलब वन लाइनर एक हिसाब से कहा जाए, क्योंकि पेपर नज़दीक होगा तो आप लोगों को इसी तरीके से इसको देखना है। तो मैं एनसीईआरटी बेस्ड आपको लेके आ रहा हूँ और एनसीईआरटी में भी बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं। अब वो सारे फैक्ट तो मैं करा नहीं सकता। आपके वनडे एग्जाम की दृष्टि से, ग्रुप सी के एग्जाम की दृष्टि से हर दिन 30 से 35 क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ आप लोगों के बीच, और 5 से 6 क्लासेस टोटल इन सभी चीज़ों की चलेंगी। जैसे 2 क्लासेज एंशिएंट हिस्ट्री मैंने एमसीक्यू बेस्ड करा दी हैं, इसी मतलब वन लाइनर बेस्ड करा दी। इसी तरीके से एक आज और 2 क्लासेस, शायद 2 से अधिकतम 3, यानी तो 3 से ऊपर तो नहीं आनी है। ये क्लासेज आप देखोगे तो आपका वन लाइनर पोर्शन कवर हो जाएगा। बशर्ते जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वैदिक पीरियड, सिंधु सभ्यता, बुद्ध वाला या गौतम बुद्ध या जैन धर्म या महाजनपद काल जो कराया था, आप लोग उसको तो देख ही लेना। उसके साथ इनको देख के आपका एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं हमेशा से कह रहा हूँ, रिस्क नहीं ले सकते, भले एक ही क्वेश्चन आए या एक भी ना आए, लेकिन पढ़ के कंप्लीट जाना है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए आज हम लोग उससे आगे को चलते हैं, इसी से आगे को हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपने याद लिखना है। जैसे आपको पता है चीनी यात्री कौन कौन भारत आए थे, तो चीनी यात्री 3 फेमस यात्री थे जो भारत आए थे, आप जानते हैं कौन कौन से। ह्वेनसांग था, फाहियान था और इत्सिंग मैंने आपको बताया था। तो चीनी यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में गए थे, यानी नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो उस बौद्ध धर्म के अध्ययन के हिसाब से जो चीनी यात्री थे उसी पर रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए भारत आए थे। और 2 ही चीनी यात्री थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में गए थे, एक का नाम था ह्वेनसांग, दूसरे का था इत्सिंग, ठीक है। चीनी यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय गए, पूरा लिखना आपको, नालंदा विश्वविद्यालय गए। चीनी यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में गए, ठीक है। ये आप लोगों को इसी प्रकार से क्वेश्चन फॉर्म पे लिखना है। इनका आंसर होगा कौन कौन, एक तो था ह्वेनसांग, यानी कहीं ना कहीं इत्सिंग नहीं था, मतलब सॉरी क्या कहता है, फाहियान, ह्वेनसांग प्लस इत्सिंग। एक क्वेश्चन आपको ये लिखना है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि चीनी यात्री जो किसके कहाँ गए थे, नालंदा विश्वविद्यालय में गए थे, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, त्रिपक्षीय संघर्ष किन के बीच हुआ था। त्रिपक्षीय मैंने लूसेंट वॉइस मैसेज में भी बहुत फोकस करके आपको बताया था। त्रिपक्षीय संघर्ष किन के बीच हुआ था। 3 राजा थे, 3 शासक थे, वो कौन कौन थे। एक पाल वंश था, एक प्रतिहार था, तीसरा राष्ट्रकूट था, और अंत में कौन जीते इसमें, राष्ट्रकूट जीते, राष्ट्रकूट, ठीक है। ये 3 आपके होंगे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज के लिए था, यानी कन्नौज पर शासन करने हेतु, कन्नौज हेतु, ठीक है। यानी कन्नौज को प्राप्त करने हेतु ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इन 3 शासकों के बीच हुआ था। इसको स्टार क्वेश्चन करना, ये पेपर में पूछा जाता है आपसे, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, 3 पुस्तक है बहुत फेमस है, प्रियदर्शिका, क्या लिखोगे, प्रियदर्शिका, रत्नावली, क्या क्या लिखोगे, प्रियदर्शिका, रत्नावली, और तीसरी जो बुक का नाम लिखोगे नागानंद। ये किसकी है, हर्षवर्धन की है तीनों, ठीक है। इनके रचयिता कौन है, नागानंद। तीनों ही किसके द्वारा लिखी गई हैं, हर्ष के द्वारा। देखो प्रसिद्ध पुस्तक हैं बहुत के तीनों, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदन किसके द्वारा लिखी गई हैं, हर्ष के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, पदाधिकारियों को शासन पत्र के माध्यम से भुगतान देने वाला पहला शासक कौन था। यानी जो अधिकारी होते हैं जो इनके शासन में पदाधिकारियों को, जो ऑफिसर्स होंगे उनको शासन पत्र के माध्यम से, यानी सनद बोलते हैं उसको, ठीक है। शासन पत्र, ब्रैकेट में सनद लिख दो, से भूदान देने वाला, प्रथम से भूदान किसने दिया था, भूदान देने वाला प्रथम शासक लिखो हर्षवर्धन, यही, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन लिखना, पदाधिकारियों को शासन पत्र या सनद से भूदान देने वाला प्रथम शासक कौन था, हर्षवर्धन था। इसको भी आप लोगों ने इंपोर्टेंट करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। हर्षवर्धन ने 2 जगह बौद्ध सभाओं का आयोजन किया था, एक का नाम है कन्नौज, दूसरे का है आपका इलाहाबाद, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हर्ष ने किन 2 जगहों पर बौद्ध धर्म का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में। तो आपसे यहीं पर लिखो, मतलब आप क्वेश्चन फॉर्म पे लिखा बौद्ध धर्म का आयोजन कहाँ कहाँ किया था इसने, बौद्ध धर्म का आयोजन हर्ष ने किन 2 स्थानों पर बौद्ध धर्म का आयोजन किया था, एक कन्नौज जहाँ पर ये शासन करता था, दूसरा प्रयाग, इलाहाबाद, ठीक है।
प्रयाग में, प्रयागराज जिसको बोलते हैं आप लोग, कन्नौज और प्रयाग में इसने बौद्ध धर्म का आयोजन किया था। आपने ये भी लिखना है। एक अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, हर्ष को अंतिम हिंदू राजा माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछेगा अंतिम हिंदू राजा किसे माना जाता है, हर्षवर्धन को ही माना जाता है। अंतिम हिंदू राजा किसको माना जाता है, हर्षवर्धन को माना जाता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, लेकिन प्रारंभ में शैव मतावलंबी था, यानी प्रारंभ में कैसा था, शैव धर्म यानी शिव धर्म को प्रारंभ शैव धर्म से किया, लेकिन फाइनली जो था ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा क्या था, समर्थक था बौद्ध धर्म, हर्षवर्धन। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अंतिम हिंदू राजा, प्रारंभ इसने शैव धर्म से किया था, और स्टार अंतिम इसने मतलब जो है बहुत फेमस किया रहा है अपने आप में, बौद्ध धर्म का समर्थक रहा था। अब इसने जो शासन किया वो किस स्थान पे किया, अगर आपसे पूछता है, थानेश्वर में किया, जहाँ ह्वेनसांग भी आया था, और ये 15 वर्षों तक ह्वेनसांग इसके मतलब आसपास घूमता रहा, इनके शासन में घूमता रहा। तो हर्ष ने शासन किस स्थान पे किया, लिखो क्वेश्चन। हर्ष ने कहाँ था शासन किया, थानेश्वर, जो कि ये हरियाणा वगैरह के इलाके में पड़ता है। हर्ष ने शासन कहाँ किया था, थानेश्वर में। और ह्वेनसांग कितने वर्षों तक रहा यहाँ, 15 वर्षों तक इसके शासन में। ठीक है, ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, अगर आपसे पूछता है, हर्ष के 15 वर्ष तक इसके वहाँ वो रहा था, इसके शासनकाल के आसपास। ठीक, तो क्वेश्चन देख लिए, चीनी यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय के पे गए थे, त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजाओं के बीच हुआ था, किस स्थान के लिए हुआ था, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदन किसकी रचनाएं हैं, और उसके अलावा हर्ष किस धर्म को मानता था, अंतिम हिंदू राजा किसको माना जाता है, हर्ष प्रारंभ में किस धर्म को मानता था, या क्वेश्चन पूछेगा कौन सा शासक प्रारंभ में शैव धर्म को मानता था, जो बाद में बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा समर्थक बना हर्ष। हर्ष ने कहाँ से राजधानी की, थानेश्वर, और हर्ष ने किन 2 स्थानों पर बौद्ध धर्म का आयोजन करवाया, कन्नौज और प्रयाग में। ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वितीय ने। ठीक है, मतलब महाबलीपुरम के नरसिंह मंदिर लिख लो आप, महाबलीपुरम के मंदिर लिख दो आप सीधे सीधे, महाबलीपुरम। ठीक है, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन लिखना है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर या महाबलीपुरम के मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन जो कि पल्लव शासक हुआ करता था, नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के क्या किए थे, मतलब मंदिरों का निर्माण किया था। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो आता है, पल्लव शासकों को अंतिम रूप से किसने पराजित किया, क्योंकि इन क्वेश्चनों के न पैर हो गया ना टांग होगी, मैंने मतलब सॉरी ना पैर ना सर, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि वनडे एग्जाम है, वन लाइनर आपकी डिमांड है कि सर एंशियन हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री जितना भी मेरे से होता है मैं आपको करा रहा हूँ। महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं इसका निर्माण किया था नरसिंह वर्मन ने, और यहीं पर आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखना है, 2 शासक बताऊंगा। पहले आपको ये देखना है कि पल्लव शासकों को किन राजाओं ने पराजित किया, और उसके बाद जिसने पल्लवों को पराजित किया उनको किसने पराजित किया। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, पल्लव शासकों को पराजित, रट देना आंख बंद करके, पल्लव शासक पराजित। पल्लव शासक किन से पराजित हुए अगर आपसे पूछता है, तो चालुक्यों ने, चालुक्य शासकों ने इनको पराजित किया। जबकि चालुक्य किससे पराजित हुए, चालुक्य शासक किन से पराजित हुए, राष्ट्रकूटों से, राष्ट्रकूट शासकों से पराजित हुए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पल्लव शासक किन से पराजित हुए, चालुक्यों से, और चालुक्यों को किसने पराजित किया अगर आपसे पूछता है, राष्ट्रकूट शासकों ने किसको पराजित किया, चालुक्य शासकों को पराजित किया। ये ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वह पल्लव शासक जिसने वातापीकोट की उपाधि धारण की वो था नरसिंह वर्मन। तो क्या लिखोगे, वह पल्लव शासक जिसने, पूरा लिखना, वह पल्लव शासक जिसने वातापीकोट की उपाधि धारण की। ठीक है, वातापीकोट उपाधि धारण की थी, ये कौन सा था, नरसिंह वर्मन था। ठीक है, अब आपको ये क्या क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर लिख लीजिए पहले आप, नरसिंह वर्मन जिसने कि किसको हराया था, अभी बताता हूं। देखो, नरसिंह वर्मन। ठीक, इसने क्या किया, एक चालुक्य राजा हुआ करता था पुलकेशिन द्वितीय, यानी पुलकेशिन को इसने पराजित किया। उसके बाद उसने उसकी राजधानी को जीत लिया, जिसको वातापी का इलाका उसकी राजधानी थी। इसी वजह से इसने क्या किया, वातापीकोट की उपाधि धारण की। तो हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ दे, वह पल्लव शासक कौन था जिसने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। तो इसके ब्रैकेट में लिख दो इसने, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित, क्योंकि ये पुलकेशिन द्वितीय बहुत महान शासक था चालुक्य का। पुलकेशिन सेकंड को पराजित
करके उसके इलाके को क्योंकि इसने जीत लिया था, वातापी जो राजधानी हुआ करती थी इन लोगों की, उसको जीतने के कारण इसने वातापी कोट की उपाधि धारण की। सिर्फ इतना ही अभी आप लोगों को समझना है, ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस राजा से है? मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ऐहोल अभिलेख किस राजा का है? ऐहोल अभिलेख ये किसका है? ऐहोल अभिलेख ये है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का, इसी का, ठीक है, जिसको हराया पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय का है। और इस ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन प्लस पुलकेशिन के संघर्ष का वर्णन मिलता है, पुलकेशिन सेकंड के संघर्ष का वर्णन, के संघर्ष का क्या मिलता है, इसमें वर्णन मिलता है। इसको आप लोग ध्यान रखना। ऐहोल अभिलेख किस राजा का है? पुलकेशिन का। और पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में मैंने एक क्लास में आपको बताया था, इसका एक दरबारी कवि रहता था रवि कीर्ति, अगर आपको नाम होगा तो ध्यान रखना कि रवि कीर्ति किसके दरबार में था? पुलकेशिन द्वितीय के। उसी ने ऐहोल अभिलेख के बारे में जानकारी दी, उसी ने लिखा है। तो पुलकेशिन द्वितीय का है ऐहोल अभिलेख, और उसमें क्या जानकारी मिलती है? हर्ष और पुलकेशिन के बीच संघर्ष की जानकारी मिलती है। और मैंने आपको एक और क्वेश्चन भी कराया था मोस्ट इंपोर्टेंट, हर्षवर्धन को किस शासक ने दक्षिण भारत की ओर बढ़ने से रोका था? पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया था। वो भी आपका मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट अपने आप में क्या रहता है? फैक्ट रहता है, उसको भी आपने क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं चोल शासक। साउथ इंडिया में 2-3 बहुत फेमस शासक हुआ करते थे इन इलाकों में, ठीक है। ये पूरा का पूरा इलाका चोल, चेर और पांड्य। तो इन इलाकों में थोड़ा सा चोल के बारे में मैं आपको बताता हूं। चोल वंश की स्थापना लिखो। चोल वंश की स्थापना किसने की? विजयालय, विजयालय ने क्या की थी? चोल वंश की स्थापना की थी। आपको पहला क्वेश्चन ये रखना है कि चोल वंश की स्थापना किसने की। और इन्हीं के चोल वंश में से तंजौर का एक बहुत फेमस मंदिर है साउथ में, राज राजेश्वर मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। तो अगला क्वेश्चन लिखो, तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण, राज राजेश्वर, तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? उसका नाम था राजराज। क्या नाम था उसका? राजराज, ठीक है। ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री है, कोई नहीं पढ़ता इसको, लेकिन ये बहुत अपने आप में क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम एक त्रिपक्षी संघर्ष मैंने पहले ही कहा था पेपर में आएगा, वो आपको सीधा डायरेक्ट मैसेज पूछ दिया उसने कि त्रिपक्षी संघर्ष किन राजाओं के बीच हुआ था। इसीलिए कहता हूँ पढ़ना मत छोड़ना, सीखने की ही उम्र है, सीखते जाओ, भले ही इतिहास क्यों ना हो, भले ही ऐसे रटना क्यों ना पड़े, नौकरी के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के पैटर्न को देख के, ठीक है। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? अपने आप में राजराज ने किया था, ये देखना। एक बहुत और फेमस क्वेश्चन है, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना, पुरम, ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना लिखो, किस शासक ने की थी? उसका नाम है अपना राजेंद्र पहला, ठीक है, राजेंद्र वन है उसका नाम। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम। अभी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब चोल शासक, क्योंकि साउथ की ओर शासन करते थे, इसने क्या किया? कलिंग यानी उड़ीसा होते हुए बंगाल की ओर बढ़ा और गंगा नदी को पार करते हुए इसने वहां के स्थानीय राजाओं को हराया था राजेंद्र वन ने। और जब ये वापस लौटा वहां उनको हराने के, इसने कावेरी नदी के जो डेल्टाई क्षेत्र है, कावेरी नदी का जो मुहाना है, वहां पर एक राजधानी बनाई थी अपनी, एक नगर को बसाया था जिसका नाम है गंगईकोंड चोलपुरम। तो ये किसने बनाया था? चालुक्य वन, मतलब राजेंद्र वन ने। इसको भी आपने क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट, चोल प्रशासन में गिल्ड का क्या मतलब होता था? चोल प्रशासन में गिल्ड का क्या तात्पर्य था? ये लिखो। चोल प्रशासन में गिल्ड का क्या तात्पर्य होता था? ये लिखो। तो गिल्ड कहते थे व्यापारिक श्रेणियों को, यानी गिल्ड किसको कहते थे? व्यापारिक श्रेणियां। चोल प्रशासन में गिल्ड का क्या मतलब था? ये थी व्यापारिक श्रेणियां, ठीक है। एनसीईआरटी से प्यार करो, सारा का सारा ज्ञान यही मिलेगा आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता है, गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण कहाँ किया गया था? श्रवण बेलगोला कर्नाटक के आसपास, यानी गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण लिखो आप लोग, बहुत पेपर में आता है, चामुंड वगैरह का नाम आएगा। गोमतेश्वर, बहुत, ठीक है, मूर्ति का निर्माण, ठीक है। गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण कहाँ पर कराया गया था? इसका नाम देखना, श्रवण बेलगोला में। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, श्रवण बेलगोला लिख देता हूँ नीचे। श्रवण बेलगोला में इसका क्या किया गया था?
निर्माण किया गया था, श्रवण बेलगोला यानी गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण। अगर आपसे नटराज मूर्ति है शायद, आप लोग चेक करना इसको नेट में, ये आता है पेपर में आपसे, कहाँ पे इसको स्थापना की गई थी, गोमतेश्वर मूर्ति श्रवण बेलगोला कर्नाटक के आसपास, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना। अब देखियो जैसे चोल है, अब चोल प्रशासन की 3 प्रमुख इकाइयां बताता हूं जो कि उनके प्रशासन से संबंधित थी। चोल प्रशासन की इकाइयां लिखो आप लोग, चोल प्रशासन की कौन कौन सी इकाइयां थी, यानी सबसे ऊपर क्या होता था, उसके नीचे क्या होता था, ये ध्यान रखना है। सबसे ऊपर जो चोल प्रशासन में होता था मंडलम, इसको प्रांतु, फिर वलनाडु, फिर नाडु, ठीक है। सबसे ऊपर बोलते होता था इनका मंडलम, जिसको प्रांत बोलते थे, ठीक है, प्रांत। उसके बाद होता था वेलनाडु, उसके बाद होता था नाडु। जैसे अभी आपने नाम सुना ना, तमिलनाडु, ये नाडु, वो ये इसी नाम से पढ़े हैं। चोल प्रशासन की इकाइयां हुआ करती थी जहां चोल शासक क्या करते थे, शासन करते थे। तो ऊपर से नीचे ये चलता था, यानी मंडलम, वेलनाडु, नाडु किसके प्रशासनिक इकाइयों का अंग था, अगर कभी पूछता है तो चोल प्रशासन की वो क्या थी, इकाइयां थी, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट, 5वें वेद की संज्ञा किसको दी जाती है। वेद तो 4 होते हैं, एक साउथ इंडिया में बहुत फेमस चीज है, उसको बोलते हैं 5वें वेद की संज्ञा, यानी 5वां वेद किसको बोला जाता है, ये क्वेश्चन अगर पूछता है, इसको बोलते हैं तिरुमरई को। क्या बोलते हैं, तिरुमरई को। अभी बताता हूँ क्या होते हैं, तिरुमरई, इसको बोला जाता है 5वां वेद। ये क्या था, जो साउथ इंडिया में 2 संप्रदाय थे, एक को बोलते हैं अलवार, अलवार कौन होते थे, दूसरे होते थे नयनार। नयनार अलवार जो होते थे, ये होते थे विष्णु वैष्णव मत वाले, और जो होते थे नयनार वो होते थे शैव यानी शिव मत वाले, शैव मत, विष्णु मत, ठीक है। इनके द्वारा जो संकलित रचनाएं थी, इनके द्वारा जो संकलन किया गया था, इसको बोला जाता है तिरुमरई, और इसको 5वें वेद की संज्ञा दी गई है, यानी अलवार और नयनार संतों के द्वारा जो रचनाएं की गई हैं उसको क्या बोला गया है, तिरुमरई बोला गया है। 5वें वेद की इसको संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम क्या होता था, गोपुरम, यानी आप लिखोगे द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम क्या होता था। गोपुरम का सीधा सीधा मतलब होता था बहुत बड़े द्वार टाइप के, सिंह द्वार, यानी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक मंदिर निर्माण शैली के अंदर आपको 2-3 चीजें बताई थी, इसी प्रकार से सिंह द्वार लिखो, सिंह द्वार यानी बहुत बड़े दरवाजे टाइप के, ठीक है, उसको बोला जाता है गोपुरम। यानी अगर आपका मंदिर है, ये अगर कोई मंदिर यहाँ पर है, इसके बाहर चारों ओर जो बड़े बड़े द्वार बनाए जाते थे एंट्री के लिए, उनको बोला जाता था गोपुरम। गोपुरम क्या होते थे, अलंकृत सिंह द्वार, यानी अलंकृत मतलब उनमें अलंकरण किया होगा, कुछ ना कुछ मतलब दर्शाया होगा, चिपकाया होगा, इस टाइप से अलंकृत सिंह द्वार को गोपुरम बोला जाता था द्रविड़ मंदिर के शैली में, ठीक है। कहाँ बोला जाता था, द्रविड़ मंदिर शैली में। मंदिर निर्माण की अलग अलग शैली हुई, जो द्रविड़ शैली थी उसमें इसको गोपुरम को सिंहद्वार बोला जाता था, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, द्रविड़ शैली के अंदर आपका क्या आएगा, गोपुरम आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पाल वंश की स्थापना किसने की, गोपाल, पाल वंश, इसकी स्थापना करने वाला शासक कौन था, गोपाल, और ये कब की थी, 750 ईस्वी में। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना अगर किस शासक ने की पूछता है तो आप लोगों को क्या बताना है, गोपाल ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। 1 डे एग्जाम के फैक्ट हैं, ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री को 4-5 क्लास में टोटल मुझे खत्म करने का बहुत बड़ा टास्क है। कितने फैक्ट मुझे छोड़ने पड़ रहे एनसीईआरटी के, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है और पढ़ना भी पूरा है। तो उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे ऊपर वाला हमारा साथ इतना ज़रूर देगा कि जो पिछले 1 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1-1.5 सालों से, उनके साथ लास्ट समय में इन क्वेश्चनों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, अगर एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो, अरब व्यापारी, ये अरब का था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अरब व्यापारी सुलेमान, ये अरब व्यापारी था, ध्यान रखना है इसको। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को, पूरा क्वेश्चन लिखना, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा था। रुहमा, रुहमा का मतलब होता है धर्म, ठीक है, धार्मिक राज्य उसका कहने का मतलब था रुहमा। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा था, इसका आंसर होगा पाल वंश, यानी पाल राज्य जो कि बंगाल के इलाके में शासन करता था, उनको सुलेमान ने क्या कहा था, रुहमा कहा था। ध्यान रखना, सुलेमान कौन था, अरब व्यापारी था, आपको ये भी याद रखना है। तो इसने बंगाल में जो शासन हो रहा था उसको रुहमा कहा था। अगला लिखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट कर देना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, अगर आपसे पूछता है तो इसका आंसर होगा धर्मपाल ने।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको क्या बताना है? धर्मपाल। अब लिखो अगला, प्रतिहार वंश। देखो लिखो, प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? मिहिर भोज। ठीक है, क्या लिखोगे? प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन सा था? मिहिर भोज। क्या था इसका वास्तविक संस्थापक का नाम? मिहिर भोज था। आपको ये भी ध्यान रखना है, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे कभी पूछता है तो मिहिर भोज था, ये याद रखना है। ठीक। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, दंती दुर्ग कौन था? मतलब ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। ये भी क्या करोगे? याद रखोगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, जब चोल वंश शासन कर रहा था साउथ इंडिया में, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे? पावरफुल हो गए थे। अब चोलों को भी हराना बहुत ज़रूरी था, तो उनको हराने के लिए कई तरीके पैतरे अपनाए गए। उनमें से एक शासक बहुत ज़्यादा सफल हो गया, राष्ट्रकूट वंश का वो शासक था, उसका नाम था कृष्ण द्वितीय। उसने क्या किया? चोल वंश को हराने की सुदूर जो रामेश्वरम, आपने नाम सुना होगा, दक्षिण तमिलनाडु से भी साउथ की ओर है, उसने वहां पर एक विजय स्तंभ की स्थापना की। तो लिखो, रामेश्वरम में विजय स्तंभ की स्थापना, रामेश्वरम में विजय स्तंभ। ये अकबर वाला विजय स्तंभ नहीं है, ठीक है। विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? ये किसने की? कृष्ण द्वितीय ने। किसने की? कृष्ण द्वितीय ने। और ये कौन था? राष्ट्रकूट शासक था, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक था ये कृष्ण द्वितीय। इसने चोलों को हराने के बाद वहां पर एक विजय स्तंभ की स्थापना की कृष्ण द्वितीय ने, ये भी ध्यान रखोगे। औषधि उल्लेख का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? औषधि का सर्वप्रथम उल्लेख, औषधियां सुनी होंगी, औषधि का सर्वप्रथम उल्लेख ये मिलता है आपका अथर्ववेद में। कौन से में? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में क्या मिलता है? सबसे पहले औषधि का सर्वप्रथम उल्लेख कहीं मिलता है तो वह आपका अथर्ववेद। इसको भी ध्यान रखना है आपके। ठीक है। शल्य चिकित्सा का जनक किसको कहा जाता है? शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन जो होता है, ठीक है, काट फाट करना, शल्य चिकित्सा। भारत में शल्य चिकित्सा का जनक, ये सब एंशिएंट हिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है अगर आपसे पूछता है तो इनका नाम अपने आप में आपको याद रखना है, सुश्रुत है। ठीक है, इन्होंने 121 उपकरणों की व्याख्या की है, सुश्रुत। और इन्होंने क्या बताया? ऑपरेशन के लिए 121 उपकरण होंगे। इनकी एक सुश्रुत संहिता है जिसको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, सुश्रुत उनका नाम है। उन्होंने इसमें 121 अपने आप में उपकरणों की व्याख्या की है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना होगा कि भारत में शल्य चिकित्सा का जनक किसको कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है, ये भी याद रखोगे। ठीक। अब वैदिक साहित्य में एक बहुत प्रचलित शब्द है जिसका नाम है दुहिर्त। दुहिर्त किसको बोला जाता है? कन्या को, यानी एक प्रकार की बेटी को दुहिर्त शब्द बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन लिखो, वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में दुहिर्त किसको बोला जाता है? दुहिर्त ये बोला जाता है अपने आप में बेटी को। किसको बोला जाता है? बेटी को। दुहिर्त किसको बोला जाता है? बेटी को बोला जाता है, ये याद रखना। वैदिक साहित्य में दुहिर्त शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? बेटी के लिए हुआ है। और यहाँ पर आपको 2-3 और शब्द यहाँ वैदिक साहित्य में मिलेंगे, एक गोमत, एक गोप, एक गोवाल। 3 के 3 शब्द लिखो वैदिक साहित्य में। एक तो आपको गोमत मिलेगा, क्या मिलेगा? एक गोमत। गोमत का क्या तात्पर्य होता है? दूसरे का गोप। गोप किसको कहा गया है? 2 लिख लो, बाकी तो ठीक है। ठीक है, और तीसरा भी लिख ही लो भी, जब एनसीईआरटी दे रहा है तो क्यों छोड़ना है। तीसरे को बोला जाता है अपने आप में गोवाल। क्या बोला जाता है? गोवाल, गोवाल। अब देखो, गोमत जो बोला जाता है वैदिक साहित्य में, इसका सीधा सीधा मतलब धनवान के लिए यूज हुआ है। ठीक है, गोमत शब्द जो है धनवान के लिए यूज हुआ है, यानी जिसके पास पैसा खूब है। गोप जो हुआ है राजा के लिए यूज हुआ है, राजा के लिए। और गोवाल जो हुआ भैंस के लिए यूज हुआ है। और ये क्वेश्चन एक बार आया था कि वैदिक साहित्य में गोवाल का अर्थ क्या है? भैंस, गाय, बकरी, भेड़, इस टाइप से आया था। तो कई लोग गाय लगा के आए, तो ऐसा मत करना। ठीक है, गोवाल जो शब्द है वो भैंस के लिए यूज हुआ है, गोप शब्द राजा के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। गोप किसके लिए यूज हुआ है? और गोमत धनवान के लिए। इसी क्रम में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपको बलि शब्द भी मिलेगा। बलि का क्या तात्पर्य होता है? बलि एक प्रकार का नजराना था जो राजा को मिलता था, भेंट टाइप का नजराना, ब्रैकेट में भेंट लिख दो, राजा को मिलता था। ये बलि शब्द बहुत पेपर में आता है कि प्राचीन भारत में बलि क्या था? एक प्रकार का नजराना या भेंट। कई जगह इसको कर भी लिखा होगा। बाई चांस अगर आपका नजराना ऑप्शन नहीं आया
तब एक प्रकार का कर लगा देना, लेकिन कर नहीं था, ठीक है, राजा को दिया जाने वाला भेंट था। इसको याद रखना। बलि का अर्थ क्या होता था वैदिक साहित्य में? नजराना या भेंट, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको एक और शब्द बताता हूं, पंचायतन किस चीज से संबंधित है? पंचायतन, पंचायतन, पंचायतन है अपने आप में मंदिर निर्माण शैली। मंदिर निर्माण की एक शैली होती है पंचायतन। इसमें क्या होता है आपको बताता हूं, नाम से लग रहा है आपको, पंचायतन मतलब 5। यानी इसमें क्या किया जाता है, एक मंदिर बनाया जाएगा, मुख्य मंदिर, उसमें क्या होगा, एक प्रमुख देवता होंगे जो भी फेमस है, कोई देवी है, देवता है, शिव जी हैं, जो भी है, उनके साथ 4 अदर छोटे छोटे देवता जो होंगे, मतलब उनके साथी टाइप के। यानी अगर सपोज एक मंदिर बनाया गया, यहाँ पर एक मुख्य देवता स्थापित कर दिए गए, इनके साथ 1 2 3 4 इस टाइप के अदर देवता बनाए जाने की जो प्रथा थी, उसको बोला गया पंचायतन, यानी मंदिर निर्माण की एक शैली है, ठीक है। अब लिखना है बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ मिली है, कहाँ है, मतलब बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति, बड़ी मूर्ति ये कहाँ है अपने आप में? अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है जिसको नाम है बामियान। तो बामियान एक अफगानिस्तान में जगह पड़ती है, वहाँ बुद्ध की सबसे बड़ी क्या है, मूर्ति है, बामियान। ये कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान, अफगानिस्तान में, ठीक है। विष्टि, प्राचीन भारत में विष्टि शब्द किसके लिए यूज हुआ है? बेगारी के लिए। बेगारी मतलब बिना पैसे दिए काम करवाना, ठीक है। बेगारी, बिना पैसे दिए काम करवाना ही बेगारी होता है। काम तो करवा लोगे, पैसा नहीं दोगे, विष्टि बोला जाता है, ठीक। अब 3 टर्मिनोलॉजी लिखा रहा हूं, उसको भी आप लोग याद रखना है। उर, सभा और नगरम, ये दक्षिण भारत के 3 गांव हुआ करते थे। उर, सभा और नगरम, ये साउथ इंडिया में 3 गांव हुआ करते थे। उर होता था सामान्य किसानों का गांव, किसान गांव लिख दो, ठीक है, किसान गांव। सभा होती थी ब्राह्मणों का गांव, यानी ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसमें जो गांव बनते थे ब्राह्मणों के लिए होता था। जबकि नगरम जो होता था व्यापारियों की श्रेणी, व्यापारियों का होता था, व्यापारियों का। 3 के 3 लिखना है। ये 3 के 3 उर, सभा और नगरम क्या था? साउथ इंडिया के गांव थे, ध्यान रखना। पहले के टाइम पे कहा जाता था प्रशासन की इकाइयां। उर में किसान रहते थे, सभा में ब्राह्मण और उनके साथी, और नगरम में व्यापारी और जो उसके और साथ के होंगे। इसको भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट करता है, कंबन रामायण क्या है? चोल वंश के समय में एक बहुत फेमस रामायण रची गई कंबन द्वारा, कंबन रामायण बोलते हैं उसको, जो कि तमिल भाषा में मतलब साउथ इंडिया में चली थी, उसको बोला गया कंबन रामायण। यानी कंबन रामायण लिखो, तमिल साहित्य की उच्च कोटि की रचना। कंबन रामायण क्या है? तमिल साहित्य के संबंधित है। कंबन रामायण तमिल साहित्य से संबंधित लिख लो, तमिल साहित्य से संबंधित। और ये जो रचना हुई थी ये चोल काल में हुई थी, चोल काल में हुई थी। और आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन, महाभारत का तेलुगु में जो ट्रांसलेशन किया गया उसको प्रारंभ किसने किया? तो लिखो महाभारत का तेलुगु में अनुवाद, ठीक है, इसको 2 लोगों ने कंप्लीट किया। इसको जो प्रारंभ किया था उसका नाम था नन्नैया। क्या हुआ? नन्नैया, ठीक, नन्नैया। इसने क्या किया था? इसको प्रारंभ किया था महाभारत का तेलुगु में ट्रांसलेशन। जबकि इसको जो कंप्लीट किया था उसका नाम था तिकन्ना। क्या हुआ था उसका नाम? तिकन्ना। तो ब्रैकेट में तिकन्ना लिख दो, तिकन्ना पूरा किया था, ठीक है। ये था आपका आज के दिन के फैक्ट, ठीक। अब बिल्कुल आप लोगों को इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो 30 से 35 फैक्ट आपको डेली मिल रहे हैं, और इस 30 से 35 फैक्ट को बनाने में मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उतनी बड़ी किताबें हैं, उसमें से सेलेक्टिव मैटर निकालना है, उसमें से पिक करना है, उसमें जैसे देखना है कि आपके एग्जाम के दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या अनावश्यक है। तो हर क्लास में देखना 30 से 35 फैक्ट मिल रहे हैं। अगर आपको ऐसी क्लासेस मैक्सिमम अगर 30 भी मिलती हैं, सॉरी 6 अगर ऐसी क्लासें मिलती हैं, तो आपको देखिए कितना हो रहा है 30 फैक्ट में 180। यानी एक बार बताओ 180 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हो क्या आप? 180 में से अगर आपकी संभावना 2 क्वेश्चनों की भी अगर रहती है तो बहुत है, खुश हो जाना, उसमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं। जिसका जीएससी 25 से 30 नंबर का आने वाला है उसके साथ इतने सेक्शन हैं, और हम किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ सकते हैं। आप हमेशा इस चीज़ को याद रखना। इसीलिए मैं इसको शॉर्ट करके जितना मुझसे हो सकता है आप लोगों के लिए हल्का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको किताबें न पढ़ना पड़े, आपका काम यहाँ से बन जाए, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।